नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, पाखंड और सामाजिक कुरीतियों की जड़ों को हिलाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्य दिवस। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुधारवादी आदर्शों ने 19वीं सदी के भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की एक मजबूत नींव रखी। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत के लोगों को 1876 में राष्ट्रीय चेतना का नारा दिया। आपने हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने का आह्वान किया, जिससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में दिल्ली के रोहिणी में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में भाग लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150 वर्षों की समाज सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री यहां मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। महासम्मेलन में सेवा के 150 स्वर्णिम वर्ष शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिसमें शिक्षा, समाज सुधार और आध्यात्मिक उत्थान में योगदान के माध्यम से आर्य समाज की परिवर्तन की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में नए भारत के सामने जो सामाजिक और शैक्षणिक चुनौतियां हैं, उनके समाधान का रास्ता दिखाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्श और सिद्धांत। आधुनिक शिक्षा का महत्व, वैदिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता, सामाजिक सुधार और समतामूलक समाज के निर्माण पर उनका जोर वर्तमान परिदृश्य में उनके विचारों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता को दिखाता है। 21वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को समझने और महर्षि दयानंद के सुधारवादी आदर्शों और संगठन की वैश्विक पहुंच की सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, अध्यक्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शशि प्रभा, आप ही से इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। और जब हम 200वीं जयंती को मनाते हैं, 150वीं वर्षगांठ आर्य समाज की मना रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों की प्रासंगिकता को लेकर खासकर आज का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप शुरुआत इसी संदर्भ से करें इस चर्चा का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। पहली बार तो मैं बधाई देना चाहूँगी आप लोगों को कि आपने आज इस अवसर पर ये एक चर्चा आयोजित की, जबकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। आर्य समाज के विगत 150 वर्ष और स्वामी दयानंद के जन्म के 200 वर्ष बीत जाने पर जो प्रश्न आपने उठाया है, वो प्रश्न सर्वथा सटीक है। और आज का युवा जो धर्म के विषय में उसे एक बौद्धिक विचार चाहिए, तर्कपूर्ण उसके कई प्रश्न होते हैं जिनके वो उत्तर तलाशता रहता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि सम्मेलन में पूरा एक सत्र यूथ इग्नाइट्स इस शीर्षक से चल रहा है, जिसमें देश के भिन्न भिन्न भागों के युवा भाग ले रहे हैं। तो धर्म की वैज्ञानिक तर्कपूर्ण व्याख्या, ये आज के युवा की जो खोज है, तलाश है, वो आर्य समाज के इस बौद्धिक विचार मंच के द्वारा अवश्य ही उन्हें उसके उत्तर मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मानव मात्र में समानता, मानव मात्र में ही नहीं, स्त्री और पुरुषों में बिल्कुल समकक्षता, ये महर्षि दयानंद ने और आर्य समाज ने विगत 1-1.5 शताब्दी में जिस प्रकार इसको आगे बढ़ाया है, आज की नारी जाति को शायद इसका अनुमान भी नहीं होगा कि 200 वर्ष पहले भारत, पराधीन भारत में स्त्रियों की क्या दुर्दशा थी और समाज के जो पिछड़े वर्ग थे उनको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता था। लेकिन महर्षि ने वेद, वैदिक संस्कृति और वैदिक संदेशों को आधार बनाकर ये वेद के आधार पर ही सिद्ध किया कि सब मनुष्य अमृत की संतान हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत की संतान हैं, इसलिए हम सब में कोई भेदभाव है ही नहीं। ये भेदभाव हमने स्वयं आरोपित किए हैं। ईश्वर की तरफ से सभी मनुष्य समान अधिकार, समान
शक्ति, क्षमता लेकर जन्मते हैं। और ये जो मानव मात्र में समानता है, ये केवल हमारे देश के भूभाग तक ही सीमित नहीं है, इसको सारे विश्व तक, जो पिछले दिनों हमने वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श G20 के सम्मेलन में हमने उसको घोषित किया था, ये वसुधैव कुटुंबकम वेद के यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये सारा विश्व एक घोंसला है, एक ही आश्रय है जिसमें हम सब मनुष्य रहते हैं। तो मानव मात्र की समानता, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, शिक्षा के समान अधिकार और अपना जो साथी चुनने का अधिकार उन्होंने उस युग में महिलाओं को दिया, जबकि यूरोप में स्त्रियों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, कि वो स्वयं अपने पति का चुनाव कर सकती है। विधवाओं की जो दुर्दशा थी समाज में, उस पर उनका ध्यान गया और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी एक आंदोलन चलाया। उनको यह कहा कि जब पुरुषों को यदि पुनर्विवाह की अनुमति दी जाए तो स्त्रियों को क्यों नहीं। और इन सब के साथ साथ आर्य समाज, देखिए, केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, न केवल राजनीतिक है, न केवल समाज सुधार का कार्यक्रम है। आर्य समाज एक समग्र क्रांति का सूत्रपात करने वाला ऐसा एक आंदोलन रहा जिसने पराधीन भारत में स्वाभिमान जगाया। स्वदेशी और स्वराज की आज जो बात हो रही है, उसका पहला अलख जगाने वाले महर्षि दयानंद ही थे। तो मुझे लगता है आर्य समाज की प्रासंगिकता तब तक है जब तक मानव में समानता की अपेक्षा है, जब तक स्त्रियों और पुरुषों में परस्पर समकक्षता और सहयोग सामंजस्य की भावना की अपेक्षा है, जब तक हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आदर्श और अपने मूल्यों पर हमें गर्व करने की अपेक्षा है, तब तक आर्य समाज प्रासंगिक है और रहेगा। जी, डॉक्टर शशि प्रभा, ये आर्य महासम्मेलन कई बड़े एक तरह से संदेश देता है और दिशा देता है समाज को। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य और उससे किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है। जी, उस प्रदर्शनी में जैसा आपने स्वयं अभी बताया, सेवा के स्वर्णिम 150 वर्ष, विगत 150 वर्षों में आर्य समाज ने देश के भिन्न भिन्न भागों में जब जब जहां जहां कैसी भी आपदा आई है, वहां पहुंचकर मानव सेवा के अद्भुत अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे समाज सुधार के जो कार्यक्रम हैं, वो केवल वहीं पर नहीं है। जो राष्ट्र में एक बड़ी समस्या आज देखने को मिल रही है, धर्मांतरण की समस्या, उसके प्रति आर्य समाज ने एक पूरा कवच तैयार किया और अपने धर्म की जो आदर्श हैं, मूल्य हैं और जो स्थापनाएं हैं, उनके प्रति जागृत करने के लिए जो योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, चरित्र निर्माण के क्षेत्र में देखिए, जो गुरुकुल चलाए जा रहे हैं आर्य समाज के ध्वज तले, और गुरुकुलों के साथ साथ जो डीएवी की संस्थाएं चल रही हैं, ये दो धाराएं हैं, एक ही स्रोत से निकली हैं। गुरुकुल में पारंपरिक पद्धति से व्याकरण आधारित, वेद आधारित शिक्षा दी जाती है, और डीएवी में उसके साथ साथ जो आर्य आधुनिक, जो दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा है, ये दोनों में चरित्र निर्माण पर और नैतिक मूल्यों पर, राष्ट्र की अस्मिता पर गर्व करने की जो भावना है, उसे जगाने के लिए, और सबसे बढ़कर समाज को एक आदर्श समाज, नाम ही है देखिए आर्य समाज। आर्य का अर्थ कोई जातिवाचक नहीं है, यहाँ पर आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक गुणवाचक शब्द है। इसका अर्थ होता है जो मर्यादित जीवन जीने वाले श्रेष्ठ पुरुष व्यक्ति हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग से नहीं है, व्यक्ति से है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन आर्य जनों का समाज, समाज जिसकी भावना ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में है और जिसे हम अक्सर दीक्षांत समारोहों में पढ़ा करते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम। तो ये जो नामकरण किया गया आर्य समाज, फिर इसके 10 नियम बनाए गए। उन नियमों में एक नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
तो ये जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा की दृष्टि है, सर्वांगीण दृष्टि रही है, जिसे आज हम इंक्लूसिव या होलिस्टिक व्यू पॉइंट कहते हैं। इसीलिए उसमें शारीरिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी बल दिया जाता है और सामाजिक सेवा और सुधार पर भी बल दिया जाता है। तो आर्य समाज की सेवा के ये जो विगत 150 स्वर्णिम वर्ष हैं, उन स्वर्णिम वर्षों में जिन जिन महापुरुषों ने महर्षि दयानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेकर स्वाधीनता संग्राम में बलिदान दिए, ये बात बहुत रेखांकित करने की जरूरत है इसे, कि स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज के अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और केवल उस आंदोलन में जागृति और उत्साह भरना ही उनका काम नहीं था। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी और संस्कृत के उत्थान में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं स्वयं संस्कृत की अध्यापिका रही हूँ और मुझे बचपन में गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो मैं कह सकती हूँ कि आज भारत के जो स्वप्न, जो आगामी विकसित भारत के लिए जो दृष्टि प्रस्तुत की जा रही है, उसमें इन कन्या गुरुकुलों, डीएवी संस्थाओं और आर्य समाज के अन्य प्रकल्पों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, रहेगा, और हम सबको उसके लिए कृत संकल्प होने की आवश्यकता है। डॉक्टर शशि प्रभा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये हमारे लिए भी एक अवसर है अपने दर्शकों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अवगत कराने का जो शायद आज के युवा वर्ग को नहीं अंदाजा है उसका। जब हम अतीत की बात करते हैं, संघर्ष के दिनों की भारत की बात करते हैं, गुलामी के दौर की बात करते हैं, तो वो कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। रामकृपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 220 जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इस महासम्मेलन में पहुंचेंगे हिस्सा लेने के लिए। इसी पर विस्तार से चर्चा हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, अभी हम देख रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रभा ने जिस तरह से कई बड़ी बातों को रखा, यानी कि गुलामी के समय भारत किस तरह से बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था, उसका समाधान का एक रास्ता और समाज में एक बड़ा परिवर्तन, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे खत्म करने के साथ साथ वेदों की ओर लौटें, यानी कि वेदों के सिद्धांत में किस तरह से अपने विश्वास को जताएं, क्योंकि उस समय भी ये तमाम चुनौतियां थी कि हमारे पूरे अस्तित्व को जो व्यवस्थाएं चुनौती दे रही थी उनको किस तरह से उनका जवाब दिया जाए, अपने समाज को कैसे उससे बचाया जाए। आप कैसे देखते हैं जब धर्म की वैज्ञानिक तर्कपूर्ण एक तरह से आज की तारीख में अगर उसे तर्कों के आधार पर उस पर बात की जाए तो उसमें भी आर्य समाज का एक बड़ा योगदान दिखाई देता है? निश्चित तौर पर। और आज का दिन जो है, मैं इस मामले में बड़ा इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और सरदार पटेल की 150वीं जयंती, ये दोनों आज मनाया जा रहा है। सरदार पटेल जी का अपना योगदान रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज का, जैसा कि आपने बताया कि वो भी 150 साल का उसका सफ़र हो चुका है जैसा कि है, तो ये बहुत ही एक ऐसा अविस्मरणीय दिन है। सुबह मोदी जी सरदार पटेल जी को एकता दिवस पर कर रहे थे और अभी हम उनसे सुनेंगे
निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का समाज हमें मिला था, उस समाज में जितना बड़ा योगदान मैं समझता हूँ सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उत्थान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, वैसे तो राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोग, लेकिन जिस तरह से दयानंद सरस्वती जी का जो आंदोलन था और उसका जो प्रभाव पड़ा, जो आज भी दिखाई दे रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि वो बड़े प्रभावी रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो उसी तरह होता है जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होकर के उस 100 डिग्री पर ही भाप बनता है। तो वो परिवर्तन अगर आप देखिए कि एक समय में, मैं खुद अपने दौर में देख रहा हूँ कि ये कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें जिस तरह से, यहाँ तो ज़्यादा प्रभाव था ही, लेकिन पूर्वांचल का जो हिस्सा था उधर छूटा हुआ था। आज मैं देखता हूँ धीरे धीरे वहाँ से भी बहुत सारी कुरीतियाँ अपने आप, बहुत सारे कर्मकांड अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। इसमें मैं ये कहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही, उसके बाद का जो भी लोग उसकी लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं वो भी बहुत बड़ी एक उस ज्योति को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर शशि जी ने, वो तो जुड़ी हुई है इससे, और उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से सारी बातें बताई। जी रामकृपाल जी, लेकिन जिन चुनौतियों की उन्होंने उस दौर की बातचीत की है, क्या चुनौतियां आज वो भी आपको दिखाई देती हैं? उन्होंने बताया कि किस तरह से धर्मांतरण को लेकर उसमें उससे कैसे लोगों को निकाला जा सके, इसमें एक बड़ा काम किया महर्षि दयानंद ने। साथ ही उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। लड़कियों की शिक्षा नहीं होती थी, गुरुकुल में लड़कियों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस तरफ एक बड़ा कदम और एक बड़ा सुधार महर्षि दयानंद जी ने किया। तो ये सब जो चुनौतियां हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी समाज की कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसमें आर्य समाज या फिर दयानंद सरस्वती के आदर्श और सिद्धांत जो हैं वो प्रासंगिक हैं, उन पर चलने की ज़रूरत है और युवाओं को खासकर याद दिलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा समय चाहूँगा। देखिए, एक नाव है, नदी में चल रही है, निश्चित रूप से वो पूरब से, वो पश्चिम से पूरब की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ढाल जो हमारी नदियों का है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसको कहते हैं कि नियतिवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, कई बार ऐसा होता है कि हवाएं विपरीत चलने लगती हैं। किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस समय का एक राजनीतिक परिदृश्य, वो एक सहयोग की भूमिका निभाए, कम से कम बाधा न बने। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, लेकिन 2014 से पहले जब मोदी जी जाते हैं, जब वो कहते हैं लाल किले से कि हमें अपनी गुलामी से उबरना है, एक अभी शशि जी ने जिक्र किया था कि कोई भी राष्ट्र अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान, राष्ट्र ही नहीं व्यक्ति भी, हम क्या हैं, एक जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, यूरोप में एक दौर में रहा, पहचान का संकट। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें ये लगातार ये जो पॉलिटिकल चीज़ें रही बताती गई कि वेस्ट का जो अंग्रेज चले जाएं, लेकिन जो अंग्रेजियत ने हमें दिया है वो बड़ा श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर के जैसे वही है, दयानंद सरस्वती जी का था कि नहीं, हम कुरीतियों से दूर रहें, लेकिन जो हमारा आदर्श है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आपको किसी पहचान पे गर्व हो? नहीं, मैं एक कह रहा हूँ, जी देखिए, कहीं दुनिया में ये नहीं है कि मतलब जिसको कहते हैं ना, अभी इन्होंने कहा कि पूरा दुनिया ही एक परिवार है, पूरी दुनिया, और हम क्या है कि दूसरों के लिए जीते हैं, हम मानव की रक्षा के लिए ही जीते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सन्तु सर्वे च सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ऋतु जी, किसी भी धर्म में सोकाल जो हैं वनस्पति शांति, कहीं भी वनस्पतियों के शांति की कामना नहीं की गई हो। जिस चीज में, तो मेरा कहने का अर्थ है जो हमारा स्लोगन होता है, जो हमारी राह का लक्ष्य है, वो हमेशा से दमकता हुआ था, उससे अधिक, चाहे उसको सनातन कह लीजिए, आर्य समाज का किण्वंतम विश्वमार्यम से जहाँ शुरू होता है,
लेकिन जब जब हमको इस तरह की हीनता की भावनाएं, गुलामी के दौर में अंग्रेजों में लगता था कि हम सनातन की बात या वसुधैव कुटुंबकम की बात करना हम लोगों को लगता था कि ये पिछड़े हुए समाज का है, स्टेट पावर की बात की जाती थी। लेकिन वही दुनिया, उसी आइंस्टाइन ने लिखा था कि भविष्य तो मुझे इसी वसुधैव कुटुंबकम के नारे में ही दिखता है। आज दुनिया जिस जगह पे खड़ी है, सब भारत की तरफ देख रहे हैं। केवल एक ही है जो आंख में आंख मिला के कह सकता है युद्ध का नहीं, बुद्ध का जमाना है। हमारे यहाँ अलग अलग महापुरुष हुए, अलग अलग सबके चलता रहा। लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि मोदी जा करके जब कहते हैं कि एक धरती, एक सूरज, वन ग्रिड, इससे बड़ा संदेश दुनिया का कोई नहीं जाके उस मंच पर कहता है। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था कि मनुष्य के रूप में सबसे बड़ा चीज है, हम कुछ भी और होंगे बाद में होंगे, हम मनुष्य हैं मनुष्य के प्रति, हम ट्रस्टी हैं समाज में। मैं तुम्हारे लिए जीऊँ, तुम मेरे लिए जियो। ये नहीं है कि लिव एंड लेट लिव, हम उससे भी आगे गए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे का ट्रस्टी है। ये दयानंद सरस्वती जी ने जो आडंबर था, जिस तरह का एक कास्ट सिस्टम में कुछ लोग, मैं उसको वो नहीं कहता किसी जाति विशेष का, लेकिन जो अपने पाखंड के नाम पर लूटते थे जनता को जी, वो उसके खिलाफ उन्होंने किया। और आप देखिए कुरीतियां, पाखंड, समतामूलक समाज को लेकर एक पूरा एक वातावरण, एक तरह से एक सोच को बदलने का काम किया महर्षि दयानंद ने। जी, एक लाइन में कहूंगा कि कोई दूसरा आंदोलन जो बच्चे के मुंडन, कर्मकांड, उसका नामकरण से लेकर के शादी और उसके श्राद्ध तक के जितने भी कर्मकांड थे, सब पर दयानंद सरस्वती जी का बहुत साइंटिफिक प्रभाव पड़ा। और बहुत हद तक आप देखिए इन सब कुरीतियों से, मैं नहीं कहता हूं, जैसा मैंने कहा ना कि हर चीज को क्या है कि आप ओवरथ्रो नहीं कर सकते। समाज में जिस लेवल की जागृति आएगी, जिस लेवल का पॉलिटिकल समर्थन मिलता है, सामाजिक आंदोलन उसी गति से बढ़ता है। जी, तो ये उनका दृष्टिकोण था कि सामाजिक कुरीतियों को, लोगों को जागरूक करके उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया। डॉक्टर शशि प्रभा, आप भी बनी रहिएगा हमारे साथ। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो लोगों को नहीं पता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से। प्रोफेसर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जब हम जिक्र करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के आज के समाज में, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और G20 का जिक्र आपने किया, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम अपने सफ़र की शुरुआत 18वीं सदी से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, दयानंद सरस्वती जी ने जिस तरह के परिवर्तन की बात की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, महिलाओं को वेदों की शिक्षा, शायद उस समय कोई नहीं इस तरह का एक तरह से कदम उठा सकता था समाज के विरुद्ध जाने का। ये जो कुछ बड़े परिवर्तन थे जो महर्षि ने किए, क्या आपको लगता है कि उन परिवर्तनों को आगे बढ़ाते हुए आज भी कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनमें महर्षि दयानंद के सिद्धांतों की जरूरत है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा और पूर्व श्री रामकृपाल सिंह जी ने भी इस पर प्रकाश डाला कि महिलाओं की स्थिति जो है पिछली 19वीं शताब्दी की कल्पना कीजिए, जिस समय भारत पराधीन था और यहाँ पर इस तरह के विचार और वाक्य उछाले जा रहे थे, स्त्री शूद्रो ना धीयाताम, कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और वेद पढ़ना तो दूर, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं था।
किंतु महर्षि दयानंद ने वेद के ही प्रमाणों को लेकर स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, प्रत्येक मानव के लिए वेदाध्ययन का अधिकार दिया। आप कल्पना करें कि उस युग में भारत में वेद यहीं पर रचे गए। वेद भारत की विरासत हैं। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ये यूनेस्को स्वीकार कर चुका है। आज हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति रही है, लेकिन उस समय भारत में वेद की एक प्रति उपलब्ध नहीं थी। जब महर्षि ने उस पर भाष्य लिखना चाहा तो उन्होंने यूरोप से मैक्स म्यूलर को पत्र लिखकर वेद की प्रति मंगाई थी यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। वेदों में स्त्रियों के विषय में जो उदात्त विचार व्यक्त किए गए हैं वे दुनिया में सर्वथा अद्वितीय हैं। स्त्रियों को जितना सम्मान वैदिक संस्कृति में दिया गया है, वहां पर बाल स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री तो ब्रह्मा है। स्त्री माता तो है ही, माता होने के साथ साथ वो वहां पर राज्ञी है, सम्राज्ञी है, शासिका है, विदुषी है। उसके साथ साथ वो युद्ध लड़ने जाती है, वीरणी है। बाद के समय में अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, इस तरह की जो पंक्तियां आई, क्योंकि स्त्रियों की दुर्दशा विधर्मी और विदेशी आक्रमणों और उनके शासन के चलते हो गई थी। लेकिन महर्षि ने स्त्रियों की जागृति ही नहीं, स्त्रियों को अपने अधिकार, जैसे स्त्रियों को उसी तरह प्रत्येक दलित व्यक्ति को ये जागृत किया कि अपने आप को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचानो। और इस सब के लिए उन्होंने प्रमाण माना वेद को। वेद उनके लिए परम प्रतिष्ठा का, ईश्वरीय ज्ञान का एक अखंड स्रोत था। अभी राम कृपाल जी ने याद दिलाया, आज सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाया। और इस अखंड भारत की आधारशिला मानो आर्य समाज ने और स्वामी दयानंद ने वर्षों पहले आर्यावर्त जो बृहत भारत था उसकी उन्होंने पूरी आधारशिला एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप में तैयार कर दी थी। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों को जाने बिना प्रगति नहीं कर सकता। और हमारी जड़ें, हमारा प्राचीनतम साहित्य वो है वेद, और वेद में निहित संस्कार। अभी जो आपने बात कही कि कर्मकांड की, वो कर्मकांड आज भी हो रहे हैं, शायद पहले से कहीं अधिक विस्तृत रूप में हो रहे हैं, लेकिन उस कर्मकांड के साथ जो वैज्ञानिक संस्कार विधि जोड़ी दयानंद ने और आर्य समाज ने, आज भी जब किसी को कोई संस्कार कराना होता है परिवार में, समाज में, मैं देखती हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि आर्य समाज के कोई पंडित जी बता दीजिए जो संस्कार अच्छे प्रकार से करा सके। हमारी भारतीय परंपरा में, वैदिक चिंतन में जीवन एक ऐसे ही मिली हुई संयोगिक घटना नहीं है। ये जीवन एक सोद्देश्य घटना है और इसमें क्रमशः संस्कारों के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गर्भाधान से लेकर और अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का विधान है और महर्षि ने संस्कार विधि नामक ग्रंथ में उन 16 संस्कारों की व्याख्या की है। शिक्षा में भी जब तक संस्कार नहीं होंगे, माता के द्वारा सिखाई गई शिक्षा, देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी आंखों से देखा है कि अपनी माता के द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार और उनके मूल्य उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार झलकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, सब अपनी माता के दिए हुए संस्कारों से ही बड़े बने हैं। तो ये जो संस्कार की एक महत्ता है हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे धर्म की परंपरा में, परिकल्पना में। और तीसरी बात जो आपने अभी कही कि आज पर्यावरण का बहुत बड़ा संकट है, तो प्रकृति के प्रति एक जो आत्मीयता का भाव हमारे वैदिक परंपरा में परिलक्षित होता है। हम हर धर्म के कर्मकांड को जोड़ देते हैं किसी पेड़ के साथ, पौधे के साथ, पशु के साथ, पक्षी के साथ। आप बताइए किस धर्म में नाग पंचमी मनाई जाती होगी, तुलसी जयंती मनाई जाती है। हर एक वृक्ष से, पौधे से जब हम कुछ तोड़ रहे हैं तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे धरती, हम तुम्हें खोद रहे हैं लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये जो एक आत्मीयता का, संवेदनशीलता का भाव प्रकृति के साथ मनुष्य का था, ये भाव भी धीरे धीरे आज की यांत्रिकता में लुप्त होता जा रहा है। इसलिए इन सब संवेदनाओं को और सबसे बढ़कर इन संस्कारों को, जो हमारे समाज में अस्पृश्यता थी,
पर्दा प्रथा लाद दी गई थी भारत की स्त्रियों पर और उनको सर्वथा असूर्यम पश्या तक कह दिया कि वो कभी सूर्य के दर्शन ही नहीं कर सकती हैं, ऐसा वेद में लिखा है। विगत 40 वर्षों से वेद का एक एक मंत्र मैंने पढ़ा, मुझे कहीं ये नहीं मिला कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आज की स्त्रियों ने जागृति, समानता और शिक्षा के, स्वतंत्रता के अधिकार पाए हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का और उसके प्रवर्तक महर्षि दयानंद का है, इसमें संदेह नहीं। डॉक्टर शशि प्रभा जी, डॉक्टर शशि प्रभा, आप किस तरह से इसका आकलन करती हैं कि समाज में खासकर जब आज वेदों के अध्ययन की बात होती है तो आर्य समाज, आर्य महासम्मेलन और आर्य समाज से जुड़े संगठनों, संस्थाओं ने तो इसकी एक व्यवस्था की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज में इसकी तरफ जागरूकता बढ़ी है? और खासकर आज जब हम तर्कों की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो आज का युवा तर्कों पर, वैज्ञानिक तर्क पर व्याख्यान चाहता है, व्याख्या चाहता है इन तमाम चीज़ों की। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में समाज के और संगठनों, संस्थाओं ने इसकी तरफ पहल की या वो चूक गए हैं? मैं किसी दूसरी संस्था पर या आंदोलन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन चूंकि मैं आर्य समाज से साक्षात जुड़ी हुई हूँ, मेरे परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूं जिन्होंने आर्य समाज का अनुगमन किया और मुझे कन्या गुरुकुल में इसीलिए भेजा गया कि वे आर्य समाज के अनुयायी थे। तो जो कुछ भी मैं आज हूं, जहां भी मैं हूं, वो आर्य समाज की ही देन है। और जो बात आपने तर्क की तो वेद में और वैदिक व्याख्या ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जब ऋषियों की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होने लगी तो ये विद्वानों ने जाकर ऋषियों से पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा, और महर्षि यास्क अपने निरुक्त में लिखते हैं कि अब तुम्हारा ऋषि तर्क होगा। तर्क को इतनी प्रतिष्ठा दी गई है वैदिक चिंतन में कि उसे ऋषि की पदवी दे दी गई। तो तर्क हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में जितनी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, उतना ही तर्क महत्वपूर्ण है। जो आपका प्रश्न है कि आज के युवा वेद के प्रति, वैदिक अध्ययन के प्रति कितने सजग हैं, क्योंकि मुझे अवसर मिला कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया और मैंने वहाँ वेद पढ़ा भी और पढ़ाया भी। और पिछले 40 वर्षों से मैं ऐसे ऐसे जगहों पर वेद के संदेशों का प्रचार करने का प्रयास कर रही हूँ जहाँ पर लोगों में जरा भी उसके प्रति जिज्ञासा है, जागरूकता है। कल ही इस सम्मेलन में बाल साहित्य का विमोचन हुआ और एक छोटी सी पुस्तिका मैंने तैयार की, वेदा फॉर चिल्ड्रन। उससे पहले G20 के समय एक पुस्तक मैंने बनाई थी, वैदिक प्रेयर्स फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिवर्सल वेलबींग, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी प्रकाशित हुआ है। वेद के संदेश किसी वर्ग, किसी वर्ण, जाति, धर्म या देश के लिए नहीं है। वेद सार्वभौम, सार्वकालिक ज्ञान है और उसमें विज्ञान के प्रति, यांत्रिकी के प्रति या तर्क के प्रति कहीं भी अश्रद्धा के भाव नहीं है। अपितु हमें ढूंढने पर अनेक ऐसे संकेत मिल जाएंगे जिनमें वैज्ञानिकता की खोज है, जिनमें तर्क के साथ साथ, बौद्धिकता के साथ साथ, श्रद्धा का, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का समन्वय दिखाई देता है। वैदिक संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। भारतीय चिंतन परंपरा समावेशी परंपरा रही है। यहाँ पर जीवन के किसी भी पक्ष का यहाँ बहिष्कार नहीं है। आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, सब ओर से अच्छे विचार हमारी ओर आए और हम उन्हें ग्रहण करें। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्ता एक है, रियलिटी एक है, लेकिन विद्वान जन उसका वर्णन तरह तरह से करते हैं। तो मतभेदों को इस तरह जहाँ समाहित किया जाए, ऐसी वैदिक परंपरा और वैदिक ज्ञान परंपरा जो है, उसके प्रति कौन से युवा की अनास्था होगी। मैंने जैसा कहा, सम्मेलन में भीड़ लगी हुई है युवाओं की, और वो जो कार्यक्रम चल रहा है यूथ इग्नाइट, उसमें अनेक युवा इसके अनेक आयामों को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और जब वेद के सार्वभौम संदेशों का वास्तव में ओरिजिनल सोर्सेज में जाकर हम अध्ययन करें, देखें, तो हमें पता चलेगा कि वेद के नाम पर जो यहाँ पर ऐसे विश्वास फैला दिए थे,
ऐसे व्याख्याकारों ने वेदों को गड़रियों के गीत कहकर यहाँ कुख्यात कर दिया था। आप वेद को उठाइए, पढ़िए, उसमें पद पद पर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा करे, सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलकर खाएं और देश की, राष्ट्र की प्रगति के लिए तत्पर रहें। वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम, ये वेद का मंत्र है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। तो हम सब अमृत पुत्र हैं, हम सब भूमि पुत्र हैं और हम सब आर्य पुत्र हैं, क्योंकि इस देश की परंपरा, संस्कृति हमें श्रेष्ठ होने का संदेश देती है। प्रोफेसर शशि प्रभा, महर्षि जी ने वेदों की ओर लौटों का एक नारा दिया। आज जब हम बात करते हैं, आज भी वेदों को लेकर कई ऐसे भ्रम फैलाने की कोशिश होती है। आप क्या किसी तरह का बड़ा परिवर्तन देखती हैं? इसको आप किस तरह से देखती हैं? स्थिति तब भी वो थी, स्थिति आज भी कमोबेश वैसी ही दिखाई दे रही है, आखिर क्यों? नहीं, उसका कारण देखिए, उस समय अज्ञान और अशिक्षा थी। आज अशिक्षा नहीं है, अज्ञान भी कम हो रहा है, लेकिन अभी ज्ञान का जो साक्षात आलोक है, ज्ञान के कई धरातल होते हैं और कई आयाम होते हैं। आप कहाँ किस आयाम से उसको देख रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए इस ज्ञान को, जो वेद का ज्ञान है, वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, इस ज्ञान को जो कि हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, इसको ईश्वरीय कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें किसी तरह के भी भेदभाव की या सांप्रदायिकता की, संकीर्णता की गंध हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर मानव मात्र के लिए संदेश दिए गए हैं। उन संदेशों को सही परिप्रेक्ष्य में, सही दृष्टि से व्याख्यायित किया जाए, ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों में पहला प्रयास हिंदी भाषा में पहली बार वेद का अनुवाद कराने का कार्य महर्षि दयानंद ने किया। उन्होंने न केवल सबके लिए वेद के द्वार खोले, बल्कि वेद पर खुद क्योंकि वे खुद संस्कृत में भाष्य लिख रहे थे और हिंदी उनकी मातृभाषा भी नहीं थी, शिक्षा भाषा भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी में भी वो अपने भाष्य का अनुवाद कराया ताकि जन जन वेद को पढ़ सके। आज हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे पास ये अधिकार है कि हम उठाएं और वेद को पढ़ें। तो मुझे लगता है आज एक जागृति आ रही है, लोगों की वेदों में रुचि बढ़ रही है। मैंने विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में देखा है कि अब छात्र वेद को पढ़ना, जानना और उससे समझना चाहते हैं। उसके आधार पर अपने सिद्धांतों का और अपने अन्य मान्यताओं का परिष्कार भी करना चाहते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है केवल परंपरा का अनुगामी नहीं हो सकता। हमें अपनी अतीत की विरासत संजोनी है, सहेजनी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमें अपने अनागत को भी संवारना है, अपने भविष्य की ओर भी हमें देखना है। और उस भविष्य की ओर वेद में तो ये स्वयं उपनिषद में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा कि जो कुछ कहा बस इसको यहीं रोक दो। वेद को कहा है अनंता वै वेदाः, वेद के ज्ञान का कहीं कोई अंत नहीं है, असीम है। और यदि इस ज्ञान के साथ या कहीं आचारगत त्रुटियां या कमियां या विकृतियां दिखाई देती हैं, तो ऋषि कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि हमारे जीवन में जो जो कमियां हैं उनका तुम अनुपालन मत करो, जो हमारे सुचरित हैं, जो हमारी अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करो। महर्षि दयानंद ने भी यही लिखा है कि मैं सत्य के ग्रहण और असत्य के छोड़ने के लिए उद्यत हूँ, और मेरे कथन में या लेखन में जहाँ कहीं आपको लगे कि ये सत्य नहीं है, आप उसको मत मानिए। तो ऐसा एक व्यक्ति जो वेद का अर्थ व्याख्यान कर रहा है, लेकिन वो कहीं ये नहीं कह रहे कि मैं गुरु बनना चाहता हूँ या मेरे कहे हुए शब्द ही अंतिम शब्द है। उन्होंने कहा ये वेद में कहा है और ये मेरी दृष्टि में इसका ये अभिप्राय है, लेकिन यदि मेरे कथन में कुछ भी असत्य का लेश प्रतीत हो तो उसको कदापि ग्रहण न करना। तो सत्य, सनातन, वैदिक ज्ञान की ओर उन्मुख करना, यही उनका लक्ष्य था और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी विवाद होगा। जी,
डॉक्टर शशि प्रभा, हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि 2047 यानी विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आर्य समाज की मौजूदा भूमिका और किस तरह से आर्य महासम्मेलन इस संकल्प को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर शशि प्रभा ने एक तरह से 19वीं सदी की शुरुआत से या गुलामी के दौर से लेकर आज तक किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्श और संदेश ने समाज को बदला, उन कुरीतियों को दूर किया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं मौजूदा दौर की चुनौतियां इन सिद्धांतों और आदर्शों को? देखिए, हमेशा क्या होता है कि एक लाइन है कविता की, किसी ने लिखा है कि आदर्श को भी बोझ बना ढो रहे हैं हम। आदर्श तो समाज में हमेशा कई बार वो ऑब्जेक्टिव वास्तविक परिस्थितियों से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए जो चीज़ें ढूंढी जाती हैं वो आदर्श बनते हैं। देखिए ये विवेकानंद जी ने एक लाइन कही थी, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा। उन्होंने लिखा था कि जहाँ दुर्भिक्ष होता है वहाँ सांस्कृतिक विकास नहीं होता। किसी भी तरह के सांस्कृतिक विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भूख पेट, जैसे कहते थे ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो सबसे बड़ा ये था कि जिस दौर में महर्षि दयानंद जी ने जो चीज़ें कही थी वो साथ साथ वो भी था, उनका दर्द जो था नारी के लिए और उन दलितों के लिए जिनको समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, जैसा कि अभी शशि जी ने कहा कि वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी फलाना को, नारी को। अब आप ये देखिए कि वहाँ से, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, कुछ चीज़ें सामाजिक आंदोलनों से बदलती हैं, लेकिन हर चीज़ में जो सरकार होती है, सत्ता होती है, जो समाज में बहुत बड़ा, वो या तो उसको आगे बढ़ा सकती है, प्रगतिगामी होती है, या प्रतिगामी होती है। दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आप ये देखिए कि 70 सालों के बीच में आप ये देखिए कि पावर्टी महिलाओं के लिए, नारे तो बहुत लगाए गए, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था कि समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं, वो कहते हैं कि जीवन को कोई नहीं ले सकता। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आता है, सब कुछ बनाया गया। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ कभी कहा जाता था कि मातृसत्ता के युग था, मातृसत्ता के युग से हम पुरुष सत्ता के युग में आए, और उसके बाद से जो हालत रही नारियों की, समय समय पर आंदोलन हुए। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, 2014 के पहले भारत के छोटे छोटे गांवों में, झोपड़ियों में महिलाओं के नाम कभी भी कोई संपत्ति होती थी? नहीं। पता कर लीजिए, शहरों में भी आप देखिए, ज़्यादातर गांवों में तो जो लैंड होती थी वो सिर्फ पुरुषों के नाम होती थी। जब ये हाउसिंग सिस्टम शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए 70% के करीब जितने ये घर बने हैं छोटे छोटे, इसकी मालिक महिलाएं हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक उनकी बेसिक नेसेसिटी, शिक्षा एक अगला कदम होता है। जब पेट की भूख की चिंता नहीं रहती है तो फिर उसके बाद आकाश का शून्य भरना, या जो भी कहिए, उसके बाद की चीज़ होती है।
तो ये अगर आप सोशल रिवॉल्यूशन देखेंगी, आप सोचिए इज्जत घर, यानी शौच घर भी नहीं थे, इज्जत घर से रसोई घर, जब यहाँ की चिंता खत्म होती है तब नारी का रियल एम्पावरमेंट होता है महिला का। वो एम्पावरमेंट आज की तारीख में आप जोड़ लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था 70s में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम कर रहे हैं। वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीब के लिए किया जाता, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी था, दोनों को बैंक तक ले जाने की बात थी। लेकिन ये इस पर इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2014 के बाद जाकर के बैंक में खाते खुले हैं। किस महिला का, गांव की कौन सी महिला थी जो बैंक में खाता होता था जिसका? सिलेंडर जो गए हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत, उसमें भी 70% महिलाओं के नाम है। तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कहिए कि पूरा संसार ही तुम्हारा है और खुद के नाम कुछ नहीं है। रियल जमीन पर सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो शुरू हुआ है, वो कोई दयानंद जी का नाम लीजिए या राम मोहन राय का नाम लीजिए, मैं उस पर नहीं कहता जी। लेकिन जो उनका सपना था दयानंद जी का, जो एक उनका लक्ष्य था कि नारी उत्थान हो, छुआछूत मिटे, ये दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है कि उन मंदिर नहीं जाएंगे, कोई वेद नहीं पढ़ सकता, तो एक जिसको कहते हैं कि सामाजिक क्रांति से लोगों के भीतर एक आइडेंटिटी पैदा करना और एक समानता का भाव लाना। मैं ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक समानता किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में नहीं हो सकती है, लेकिन सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, ये बराबरी की बात जो है कि आपको भी वही हक है जो मुझे हक है। तो ये जो 11 साल में सोशल ये जो चेंज हुआ है, मैं तो एक एक चीज़ आपको ज़मीनी सच्चाई बताता हूँ, ऐसे बिल्कुल हवा में उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आप पता कर लीजिए जा करके, पिछले 11 सालों में उन महिलाओं से पूछिए। और कई लोगों ने, नीतीश कुमार ने जब बच्चियों को साइकिल देना शुरू किया बिहार में, तो बात सिर्फ साइकिल की नहीं होती, बात उसके एक साइकिल पर बैठी एक बच्ची की एक उड़ान भरती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं, जिनको लोगों ने रौंद के रखा था कि आप समाज में नहीं कभी सोच सकते, आप नहीं निकल फलाना हो, तो उनको एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान देना, ये जो काम था, जिसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने और तमाम समाज के लोगों ने एक शुरुआत की थी। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए, वेद सीखने के लिए, वेद पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से आपको एक मिनिमम आधार की जरूरत होती है। वो आधार आज की तारीख में मुहैया कराया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज सामाजिक चेतना अपने कल्चरल रहना, मैं जिसको कहता हूँ कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है जी, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण अब हो रहा है, उसमें वे तमाम शोषित वंचित लोग भी शामिल हो रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। हाँ, अभी रास्ता बहुत तय करना बाकी है, यह अलग की बात है जी। डॉक्टर शशि प्रभा, जिस तरफ एक तरह से रामकृपाल जी ने वो पूरी व्याख्या ही दी है कि पिछले 70 सालों में आखिर क्या वजह रही कि उन सिद्धांतों, उन आदर्शों पर काम तो हुआ लेकिन एक संस्थागत तरीके से काम नहीं हुआ, और जिसमें कोई भी सरकार फैसिलिटेशन का काम करती है, वो फैसिलिटेट करती है उन तमाम आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में। क्या आपको लगता है कि समाज में वो कमी रही, सरकारों की तरफ से भी रही? जी, जैसा कि स्वयं अभी रामकृपाल जी ने कहा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बता दिया, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि 2014 से लेकर जो सरकार आई, आपने जो बातें कही रामकृपाल जी, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि आज तक, उससे पहले जितने वर्ष हुए, 60-62 साल, किस व्यक्ति ने ये सोचा कि महिलाएं जब घर से बाहर निकल रही हैं काम करने, तो उन्हें एक शौचालय की, घरों में ही शौचालय नहीं है, बाहर की तो बात छोड़िए। लाल किले की प्राचीर से जब कोई प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा की बात करता है, तो नारी जागरण की या नारी सशक्तिकरण की एक ईंट, बड़ी मजबूत ईंट रखी जा रही होती है। घर घर में शौचालय बने हैं, उनको जो गैस के सिलेंडर दिए गए तो धुएं से मुक्ति मिल रही है। शिक्षा का अधिकार तो बहुत बाद की बात है, आपने ठीक कहा
कि पहले भोजन होना चाहिए, जीने के लिए जो सामान्य सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। तो जो आज की सरकार है हमारी, हमें बहुत प्रसन्नता है कि जितने कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की आधार भित्ति में तप है, त्याग है। जब आप राजपथ से कर्तव्य पथ का नाम बदलते हैं तो केवल एक नाम नहीं बदला है, उसमें एक दृष्टि बदल गई है कि अब आप राज नहीं कर रहे हैं, अब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है त्याग की, संयम की, सेवा की, साधना की, ये संस्कार की, जब प्रधानमंत्री संयम की बात करते हैं, शांति, सेवा और ज्ञान की साधना की बात करते हैं, तो हमारी वही संस्कृति जो कि वैदिक आदर्शों से अनुप्राणित है और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे मूल्य जो हैं हमारी परंपरा में अनुस्यूत रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे वर्ष थे जब हमारे मूल्यों को, हमारे आदर्शों को और हमारी इन परंपराओं को दबा दिया गया था। पाश्चात्य जो एक उपनिवेशवादी मानसिकता ने हमारे ऊपर घर कर लिया था, उसे मिटाने के लिए आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, और महिलाओं के लिए तो अन्य की बात छोड़िए, ये जो 3 तलाक को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, आज की महिलाएं वास्तव में जागृति का फल भोग रही हैं। 200 साल पहले जो महिलाएं थीं, उन्हें तो जीने का एक प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं था, जबकि हम मूल परंपरा जो रही है, देवी को, स्त्री को देवी मानकर हम लोग पूजा करते हैं एक तरफ, लेकिन उस देवी को जब हम एक सजीव मानुषी स्त्री के रूप में देखते थे तो उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। वो जो एक विदेशी, विधर्मी और उपनिवेशवादी विचारधारा थी जिससे हम आक्रांत हो चुके थे, स्त्री को केवल एक उपभोग्या के रूप में देखे जाने वाली, उसका जो ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे हो रहा है अवश्य, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। और स्त्री को समाज में ही नहीं, परिवार से प्रतिष्ठा मिलती है। जब परिवार में उसकी बात को, उसके मूल्यों को, उसके संस्कारों को जब महत्व दिया जाता है तो पूरा समाज परिवर्तित होता है। माता निर्माता भवति, माता एक सांचा होती है जो अपनी संतति का निर्माण करती है। और जब स्त्रियों में ये परंपरा, ये मूल्य और ये मानवता प्रतिष्ठित होगी, अवश्य ही उसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर आएगा और अगली पीढ़ी से वो हमारे समाज में हमें दिखाई देगा, परिलक्षित होगा। तो हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ सामाजिक समरसता की स्थापना की ओर अग्रसर हैं और विकसित भारत का जो हम स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें सर्वांगीण प्रगति की भावना हो, देश की भौतिक प्रगति हो, सामाजिक सुधार हो, धार्मिक पाखंडों और आडंबरों से हम दूर हटें। उनको देखिए, जागृति हो रही है। पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियां और तरह तरह के जो अतार्किक हमारे कर्मकांड थे, उनके प्रति युवाओं की अरुचि धीरे धीरे देखने को मिल रही है। ऐसे आदर्श जिनके लिए आपने कहा कि आदर्शों को बोझ बनाकर ढोना नहीं है, आदर्शों को भी हमें मांझना है, साफ करना है, समयानुरूप उनमें परिवर्तन करने हैं। लेकिन आदर्श 2 तरह के होते हैं, कुछ आदर्श शाश्वत होते हैं और कुछ आदर्श समय सापेक्ष होते हैं। जो समय सापेक्ष हैं आदर्श, उनको हमें बदलना है। जो 19वीं शताब्दी में जरूरी था वो आज हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ आदर्श, जैसे मैंने पहले बताया, स्वदेशी की भावना, स्वराज्य की भावना, स्वभाषा पर गर्व की भावना, स्त्रियों की प्रतिष्ठा की भावना, जो हमारी संस्कृति में स्त्री को मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। और स्वामी दयानंद के बारे में तो ये 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक बार वो कहीं नदी के किनारे पर साधना करने में लीन थे, समाधि में थे, लेकिन अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर जब उनकी आंख खुली तो एक माता अपने बच्चे के मृत शरीर को लिए हुए थी और उसके पास कफन के लिए वस्त्र नहीं था। अपनी आधी साड़ी फाड़कर उसने बच्चे को लपेटा और नदी में बहाया। तो वो तपस्वी जो कि समाधि में लीन था, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इसी प्रकार एक छोटी सी बच्ची
मंदिर के सामने खेल रही थी और महर्षि ने जब सिर झुकाया तो किसी ने पूछा कि देखिए, आप भी मूर्ति पूजा का निषेध तो करते हैं, लेकिन आप यहाँ सर झुका रहे हैं। महर्षि ने कहा, मैं सर झुका रहा हूँ उस मातृशक्ति के प्रति जो हम सबको जन्म देती है। तो स्त्रियों की जो ये मातृत्व वाली पदवी है, प्रतिष्ठा है, उसको हमें पुनः समाज में, परिवार में और विशेषकर युवाओं में, क्योंकि आज जो समस्या स्त्री और पुरुष संबंधों के विषय में हमें देखने को मिलती है विश्वविद्यालयों में, विवाहों में सुधार की बड़ी अपेक्षा है। विवाह के जो संस्कार थे वो संस्कार न रहकर अब वो एक प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से वो एक समझौते की तरह से विकसित हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। हमें विवाह में उसके संस्कार पक्ष को उजागर करना है और जो उसमें परस्पर पूरकता की भावना हमारी परंपरा में निहित थी, उस कर्मकांड के साथ साथ इन सब चीजों को भी हमें उभारना है। और किस प्रकार स्त्रियां और पुरुष सृष्टि में जो उन्हें एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया गया है, सहयोग, समन्वय और सामंजस्य विवाह का आधार हुआ करता था, जो आज नहीं दिख रहा है। और केवल ये विवाह की बात नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के संबंध जो हुआ करते थे, परस्पर आदर और स्नेह की भावना रहती थी। भाई और बहन में आप देखिए परिवार में कैसे सिखाया जाता था, ये तुम्हारी बहन है। लेकिन आज एक तो छोटे परिवार हैं, एकल परिवार हैं, जहाँ पिछली पीढ़ी के दादा दादी वहाँ मौजूद नहीं है जो उन्हें सिखाएं। कहीं भाई नहीं है, 2 बेटियां हैं तो वहाँ भाई और बहन का संबंध, कहीं 2 भाई हैं तो उन्हें बहन और भाई का संबंध नहीं पता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें नगण्य लगती हैं, लेकिन इनका व्यापक प्रभाव समाज के मूल्यों पर, स्थितियों पर और उसकी जो समस्याएं हैं उस पर दिखाई देता है। जी, डॉक्टर प्रभा, आपने बताया कि किस तरह से धर्मांतरण एक बहुत बड़ा, एक तरह से उस समय एक मसला था जिसके समाधान के लिए महर्षि दयानंद ने कई बड़े कदम उठाए। हम आज भी इस समस्या को उसी तरह से देख रहे हैं, समाज में ये आज भी एक बड़ी समस्या के तौर पर है। और जिस तरह से रामकृपाल जी ने कहा कि कई ऐसे जो मामले थे जिनको दूर करने की ज़रूरत थी, उस पर सरकारें सही समय पे शायद नहीं जगी। रामकृपाल जी, ये एक ऐसी समस्या है जो तब से लेकर अब तक है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें, परिवर्तन जो समाज में होते हैं वो हमेशा कानून से नहीं होते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर कोई, जैसे बाल विवाह है, अब एक बन गया, कानून बन गया, लेकिन बहुत सारा उसमें होते होते बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई एक समाज का, चाहे सरकार का ही कोई, सरकार में रख करके अगर कोई इस चीज़ को एक पॉजिटिव संदर्भ में लेकर के चलता है कि हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि नाव जा रही है तो पश्चिम से पूरब को ही जाएगी, लेकिन अगर उसमें आप पाल लगा दें या एक छोटा सा इंजन बैठा दें तो जो दूरी वो 1000 साल में बंगाल की खाड़ी में पहुंचने में तय करती, हो सकता है वो 2 दिन में पहुंच जाए। तो ये जो समाज सुधार का, जैसा मैंने कहा कि 14 के बाद से जितनी तरफ से आप देखिए, पहले क्या होता था कि जो राजनीति होती थी, वो सत्ता प्राप्ति जो होती थी, वो सोचते थे कि हमारा काम सिर्फ पॉलिटिकल है, सोशल रिफॉर्म कोई और मुद्दा है, कोई उसको और करेगा। जैसे ही एक व्यक्ति आता है वो कहता है कि स्वच्छता, वो कहता है कि एक कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाएंगे। गांधी जी ने 100 साल पहले वो लिखा था कि बड़ी गंदगी है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसको ठीक करना है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीति अकेली नहीं चल सकती, उससे समाज नहीं बदलता है जब तक कि समाज की बाकी कुरीतियों पर कुठाराघात न हो। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि जिस समाज में, जिस देश में हम हैं, हमें अपने रहने पर, हमें अपनी पहचान पर गर्व होगा। इसीलिए बार बार हर 15 अगस्त को मोदी जी कहते हैं गुलामी से बाहर निकलो, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है कि आप अपनी मानसिक गुलामी से बाहर निकलें, खुद को एम्पावर करे आदमी कि नहीं, हमारे रीति रिवाज, हमारे अतीत, हमारा सब कुछ, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ रही हों,
बिल्कुल लेकिन रामकृपाल जी, हमें अपने अतीत पे गर्व जो करने की उसका सबसे मूल ज्यादा मंत्र जरूरत है है। वो मूल मंत्र दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता है यशस्वी, श्री रामचंद्र वाला वह देश कौन सा है, मैंने बचपन में पढ़ा था। और खुद अल्लामा इकबाल लिख गए हैं कि यूनान रोम मिस्रा सब मिट गए, जहां से केवल अभी बाकी नामो निशान हमारा। तो ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात है, जब आप इसको गति देंगे और पहचानेंगे कि ये चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट में बात करना तो बड़ा आसान होता है, दुनिया की व्याख्या करना बड़ा आसान है जी। दुनिया को बदलना मुश्किल काम होता है। तो जो ये बदलने के नहीं, महिला घर की मालिक होगी। अब आज उसका पति ये नहीं कह सकता तुम घर से निकल जाओ। जी हाँ, एक बिल्कुल। छोटे से इसकी शुरुआत अगर हम अपने देश में कई राज्यों को देखें तो जिस तरह से स्वयं सहायता समूहों के जरिए इसकी शुरुआत की गई, राशन कार्ड पे महिलाओं के नाम होंगे। अब पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिलेगा उसमें महिलाओं के ही नाम पर वो घर होगा। साथ ही साथ हम सिलेंडर उज्ज्वला योजना देखते हैं, उसमें महिलाओं के नाम होगा। तो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करना महिलाओं को एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप दोनों ही मेहमान बने रहिएगा। इस ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री अब कुछ ही मिनटों में इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शशि प्रभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शशि प्रभा, हम ब्रेक पर जाने से पहले धर्मांतरण जैसी एक समस्या की बात कर रहे थे। आप किस तरह से देखती हैं समाज में एक बड़े बदलाव के लिए क्यों इस पर एक तरह से एक नीति निर्धारित एक अप्रोच की ज़रूरत है, या फिर समाज में कुछ बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है जो सामाजिक संगठनों को करने की ज़रूरत है? जी, जैसा कि अभी स्वयं रामकृपाल जी ने कहा कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, कुछ चीजें सामाजिक मानसिकता बदल कर ही की जा सकती हैं। और ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या पराधीनता काल से चल रही है। और इसीलिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। और इस शुद्धि आंदोलन के चलाने वाले स्वामी श्रद्धानंद को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था इसी शुद्धि आंदोलन के कारण, क्योंकि लोग उससे नाखुश थे। मैं तो समझती हूँ धर्म व्यक्ति की अपनी, पहली बात तो विरासत का प्रश्न है। विरासत को न माने आज के व्यक्तिवादी युग में तो आपकी स्वेच्छा का प्रश्न है। किसी भी प्रकार का जिसमें बल प्रयोग हो या जिसमें व्यक्ति को प्रलोभन देकर किया जाए वो धर्मांतरण ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और यदि ऐसा करके किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो वापस अपने मूल धर्म में आए। यद्यपि यहाँ धर्म शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं रिलीजन के अर्थ में, जो कि उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मतांतरण का प्रयोग करना शायद ज्यादा सही होगा। जी, तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया और वो अभी भी चल रहा है। आजकल उसे हम
घर वापसी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सूत्रपात आर्य समाज ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने इसका बीड़ा उठाया था। और जो बात अभी रामकृपाल जी ने दूसरी कही कि जो बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं थी, मैंने स्वयं देखा है कि बाल विवाह के नाम पर गर्भ में रहने वाली संतान का ही परस्पर विवाह निर्धारित कर दिया जाता था, बिना ये जाने देखे। और वो हमारे गुरुकुल में एक माता जी थी जो 1.5 वर्ष की होते ही विधवा हो गई थी, और सारा जीवन उन्होंने एक विधवा के नाते बिताया। तो ये कैसा आप स्त्रियों को सम्मान दे रहे हैं, जिन्हें जीने का अधिकार भी आपने नहीं दिया विधवा के नाम पर। आर्य समाज ने इस सती प्रथा के खिलाफ, इस बाल विवाह के खिलाफ और बेमेल विवाह के खिलाफ, तीनों के खिलाफ आवाज उठाई। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि वर और कन्या दोनों को अधिकार होना चाहिए कि वे अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार परस्पर एक दूसरे को चुने, पसंद करें, और फिर माता पिता को चाहिए कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनका विवाह करें। तो मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रही हूँ कि विवाह में सुधार की अपेक्षा है, पहले भी थी, अनेक सुधार हो चुके हैं, अनेक कुप्रथाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अभी इसमें और अधिक उत्साह की और अधिक इसमें मानसिकता के परिवर्तन की सबसे बड़ी, चाहे वो धर्मांतरण या मतांतरण हो, चाहे वो स्त्रियों को सम्मान देने की बात हो, और चाहे वो विदेशी के स्थान पर, विधर्मी के स्थान पर स्वदेशी के प्रयोग की बात हो। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इसमें सुधार की अपेक्षा और संभावना कम है। डॉक्टर शशि प्रभा, उस दौर में आक्रांताओं ने जिस तरह से भारत की संस्कृति को, भारत की पहचान को बदलने की एक कोशिश की, उसके खिलाफ महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई बड़े कदम उठाए और अपनी उस आवाज को बुलंद किया, जो उस दौर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्या आपको लगता है कि आक्रांताओं से ने जो नुकसान किया, उसके बाद आज के दौर में भी बहुत से ऐसे समस्याएं सामने आ रही हैं जो भारत के गर्व और उसके पहचान पर हमला करने की एक कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, उससे कैसे आर्य समाज निपटे? आर्य समाज आने वाले समय में 2047 की जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो आर्य समाज अपनी भूमिका को कहाँ देखता है, किस तरह से देख रहा है? देखिए, आर्य समाज ने वैचारिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों में प्रभुत योगदान किया है। उसका वैचारिक पक्ष, जो विद्वान हुए हैं, विद्वत परंपरा हुई है दयानंद के बाद की विद्वत परंपरा, उन्होंने वैचारिक दृष्टि से साहित्य संरचना के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा समाज को जागृत किया है। और व्यावहारिक दृष्टि से जो सन्यासी हुए हैं आर्य समाज की परंपरा में, और जो त्यागी तपस्वी विद्वान हुए हैं, जिन्होंने जगह जगह घूम घूम कर आज भी कर रहे हैं, आप इस सम्मेलन में जाकर देखिए, आपको इतने सन्यासी और तपस्वी त्यागी दिख रहे हैं। आर्य समाज ने पूजा की एक वैज्ञानिक विधि विकसित की, जिसको कि यज्ञ का नाम दिया। ये यज्ञ पद्धति जो है वातावरण की शुद्धि ही नहीं करती है, अपितु ये वेद के मंत्रों के उच्चारण द्वारा, गाय का जो गोबर है उसके उपलों के द्वारा, और कुछ विशेष प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनके द्वारा जब अग्नि में, ताम्र कुंड में हम ये समर्पित करते हैं, तो उससे भी आपको अनेक प्रकार के स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के प्रचार की ओर आर्य समाज ने स्वदेशी के नाम पर उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी भोजन पद्धति, अपनी भूषा पद्धति, इन सब पर बल दिया है। हम अपनी वेशभूषा पहने, अपनी भाषा बोलें, अपने देश में मिलने वाले वृक्ष वनस्पतियों का हम भोज्य पदार्थ निर्माण करें। और जो आपने अभी बात बताई रामकृपाल जी ने, कि जब स्त्रियों के प्रति आज की सरकार की संवेदना सजग होती है, और जब वो वयोवंदन, मातृशक्ति वंदन जैसी योजनाएं चलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि नाम अवश्य बदला है, लेकिन भावना आर्य समाज के पितृयज्ञ की है। और मातृदेवो भव जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वही भावना इन सब योजनाओं में मुखरित हो रही है। आर्य समाज का नाम लिया जाए या न लिया जाए, महर्षि दयानंद के कार्य को भली भांति आज के लोग भले ही ना जानते हों, लेकिन ये सारी जो समाज में
हमारी क्रांतिकारी योजनाएं चल रही हैं मानसिकता को बदलने के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। वे सब योजनाएं हैं जिनका मूल कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद ने अपनी क्रांत दृष्टि के द्वारा आज से 200 वर्ष पहले ही देख लिया था कि इसका फल क्या होने वाला है। रामकृपाल जी, जिस बात को आप कह रहे थे उसी बात को प्रोफेसर शशि प्रभा भी आगे बढ़ा रही हैं, यानी जो गरीब हैं, पिछड़ा है, वंचित हैं, उनकी सेवा आज देश के लिए सबसे पहला यज्ञ है। नीति निर्माताओं ने नीतियों को बनाने में किसी तरह का कोई भेदभाव ना करना। क्या आपको लगता है सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जो तय किया वो इन आदर्शों, इन सिद्धांतों के आधार पर ही? देखिए, इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें एक शब्द आपने कहा सरकारों ने, तो मैं आपको सरकारों की बात बताता हूँ। अभी जो हम लोग कर रहे थे कि देखिए, समाज में सबसे पहले भारतवर्ष, अभी डॉक्टर शशि जी ने बताया था कि अमेरिका में भी स्त्रियों को अधिकारों मिला है, हमारे यहाँ हमने पहले दिया है। और हमारे देखिए शास्त्रों में पढ़िए तो जिस तरह से गार्गी, मैत्रेयी और क्या क्या हमारे यहाँ जो शुरू में होती, इतनी महान विदुषी और विद्वान महिलाएं हुई हैं। लेकिन उसी देश में आप यह याद कीजिए, हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार कुछ कानून बनाती है ताकि इसमें रिफॉर्म किया जाए, यानी जो जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। एक हमारे न्यायालय ने एक महिला को सिर्फ ये फैसला दिया कि इनको 20 रुपए का हर्जाना दिया जाए, याद होगा आपको। अब आप सोच लीजिए कि एक महिला को ये मिलता है और उसके बाद सरकार उसमें रोड़ा लगा देती है कि नहीं, ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, किसी धर्म का प्रश्न है। अब आप सोचिए, फंडामेंटल राइट्स, जिन राइट्स की बात 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू हुई और जहाँ पे इतना आगे बढ़ गए, गांधी जी ने ये तक कह दिया कि हम तुम्हारे लिए जिए, तुम मेरे लिए जियो, ट्रस्टीशिप की बात की। वो गांधी जी के नाम पर बनने वाली सरकारें एक साहबानों के मामले में कहती हैं कि इस महिला को 20 रुपए अगर दे देंगे तो ये किसी धर्म की दखलंदाजी होगी। यानी इससे बड़ा ज़्यादा एक, जिसको एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के रास्ते में खाई खोदने का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और ये जो पावर कर रही है, तो जुडिशरी का फैसला था होता, लेकिन उसके बाद फिर आखिर जो 84-86 में जो चीज़ हो जानी थी वो आकर के 14 के बाद हुई, 3 तलाक खत्म किया गया इसीलिए। वरना अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया होता तो ये बात वही खत्म हो जाती। बिल्कुल। तो देखिए, कई बार क्या होता है, राजनीति, वोट की राजनीति कई बार हमेशा कुछ प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बीच में खाई बनती है, क्योंकि कुछ जड़ समाज में होते हैं, कुछ रिएक्शनरी तत्व, ऐसे तत्व होते हैं जो समाज को, जो बार बार ये नारा देते हैं कि हम ऊपर हैं। वोट के डर के नाते कई बार सरकारों वे कदम नहीं उठाती हैं जो उनको भारत की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के रास्ते में उठाना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया। लेकिन यही सोचिए कि अगर वो नहीं होता, आज 3 तलाक खत्म नहीं किया गया होता, बहुत सारी कुरीतियाँ आप देखिए ना, उससे होता है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई एक कानून बनने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उससे समाज के बहुसंख्यक को एक एम्पावरमेंट होता है, उनको एक आगे मिलती है, एक ताकत मिलती है कि वो समाज की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए तो एक पूरे उस सोच को, उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत थी भारत में। अगर जहां डॉक्टर शशि प्रभा ने भी कहा कि किस तरह से महिलाएं घर में 4 बजे अंधेरे में उठ के अगर शौच के लिए बाहर जा रही हैं, तो ये किसी देश की प्रगति या उसकी प्रगति पे बढ़ने के उस पैमाने को भी दिखाती है कि आप कितने असंवेदनशील हैं उन महिलाओं के प्रति, आपका समाज कितना असंवेदनशील है। तो उन तमाम एक तरह से उस सोच को, उस मानसिकता को बदलने में मौजूदा सरकार के कई ऐसे बड़े कदम रहे जिसने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत किया, राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए भी 33% आरक्षण के बिल को पास किया गया है। आने वाले समय में वो भी एक बड़ा बदलाव होगा जो महिलाओं के लिए भारत में दिखाई देगा।
महिलाओं की दृष्टि से ही अगर बात करें डॉक्टर शशि प्रभा, आप आने वाले समय में आर्य समाज में किस तरह से देखती हैं महिलाओं को लेकर? अगर कुछ एक तरह से आपने कुछ टारगेट तय किए हैं, क्योंकि महासम्मेलन में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर चर्चा विवेचना होती है, तो किस तरह से आर्य समाज इन मसलों पर आगे जा रहा है? जी, आर्य समाज तो आरंभ से ही स्त्रियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और समानता के भाव को लेकर आगे बढ़ा है। मैं अपना उदाहरण ले सकती हूँ कि पिछले जितने अभी आर्य समाज की स्थापना के वर्ष हुए, उससे आधे वर्ष के जीवन में मैंने अपने परिवार में कहीं भी पुत्र और पुत्री का भेदभाव जो प्रायः मैंने अपने आसपास के परिवारों में देखा है, वो मेरे परिवार में कभी ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो ये जो एक परिवार में मानसिकता के परिवर्तन के बाद अंतर आता है, स्त्रियों का सम्मान मैंने पहले भी कहा। जी, लेकिन क्या डॉक्टर शशि प्रभा, आपको जरा सा यहाँ पे सिर्फ रोकना चाहूंगी, क्या आप ये मानती हैं कि समाज में हिंसा बढ़ी है? महिला और पुरुष के बीच में जो हिंसक घटनाएं ज्यादा दिखाई देने लग गई हैं, उसको लेकर किस तरह के बदलाव की जरूरत है? नहीं, जब वही फिर से दोहराऊंगी कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक आपके मन में स्त्री के प्रति एक नैसर्गिक सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक आप उसको केवल एक प्रकार से उसके सम्मान को, उसकी प्रतिष्ठा को और उसके स्वाभिमान को आप चुनौती देते हैं। क्योंकि आज की महिलाएं शिक्षा जगत में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। ऐसे में जो हमारी एक पितृसत्तात्मक मानसिकता है, वो उसको सहन नहीं कर पाती है। इसलिए जब आप बौद्धिक दृष्टि से उनको नहीं दबा सकते, तो आप उसको हिंसा के द्वारा या शारीरिक बल के द्वारा आप उसके आहत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मानसिकता जब बदलती है, स्त्रियों के प्रति सहज जो हमारी परंपरा का, विरासत का एक संस्कार रहा है कि स्त्रियों के प्रति हम प्रतिष्ठा की भावना रखते हैं, माता की भावना, मातृशक्ति के समान हम सब स्त्रियों, मातृवत परदारेषु, ये हमारे श्लोकों में लिखा हुआ है कि सब पर स्त्रियों को हम माता की भांति देखें। लेकिन ये भावना आज ना बताई जाती है, ना पढ़ाई जाती है और ना ही परिवारों में सिखाई जाती है। तो आने वाला, जो आपने कहा कि आने वाले समय में आर्य समाज क्या करेगा, मुझे लगता है आर्य समाज एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जो स्त्रियों को पौरोहित्य की बिना प्रशिक्षण के, यदि आप साधारण रीति से यज्ञ करना जानते हैं, प्रवचन करने की आप में योग्यता है, तो आपको पौरोहित्य की प्रतिष्ठा आर्य समाज देता है। मैंने स्वयं, क्योंकि यदि आप मंत्रोच्चारण शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप वेद की प्रक्रिया को समझते हैं, तो आप ये कर्म कर सकते हैं। स्त्रियां संस्कार करा रही हैं। आज तो पूना में मुझे पता चला कि अन्य महिलाएं भी, जो सनातन परंपरा की महिलाएं भी कर्मकांड कराने लगी हैं। लेकिन बहुत पहले से आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे गुरुकुलों की कन्याएं वाराणसी में गंगा आरती के समय मंत्र का पाठ करती हैं। महिलाएं संस्कार कराती हैं, विवाह कराती हैं। यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है उसमें एक यज्ञशाला बनी हुई है और वहाँ पूरा वेद कुटुंब सारे समय यज्ञ चल रहा है। उस सब यज्ञ प्रक्रिया का संचालन महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाओं को धार्मिक क्षेत्र में अधिकार मिले, सामाजिक क्षेत्र में मिले, और अब जैसा आपने कहा कि 33% आरक्षण मिलेगा, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मिलेंगे। लेकिन जब तक पारिवारिक स्तर पर महिलाओं को सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक वो सहज जो स्नेह और सम्मान है वो विकसित नहीं होगा, तब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। कानून ने आपको समानता के अधिकार दे दिए, लेकिन व्यवहार में तभी समानता आएगी जब आप परिवार से उस चीज को शुरू करेंगे। जिन परिवारों में आर्य समाज का प्रभाव है, आप देख सकते हैं, इस पर यदि फील्ड वर्क कराया जाए तो उनमें स्त्री और पुरुष में, लड़के और लड़की में भेदभाव बहुत कम है। ये मैंने अनुभव भी किया है और अपने आसपास देखा भी है। इसलिए स्त्रियों को अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिला है समाज में। आज की जो सरकार है वो स्त्रियों के विकास के, युवा और महिलाओं और वृद्धों के सबके वेलफेयर के लिए वो प्रेरित है और उनके प्रति उसकी श्रद्धा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी समय में जब विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे, तो ये विकास उन
समाज के उन वर्गों का भी होगा जो सदा से उपेक्षित रहे हैं, तिरस्कृत रहे हैं और अपमानित रहे हैं। जी, रामकृपाल जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे मौजूदा दौर की, जब हम, क्योंकि आज के दौर की चुनौतियां, आज के दौर में प्रासंगिकता की जब हम बात करते हैं, और खासकर चुनौतियां बहुत सी ऐसी हैं जो उस दौर से लेकर आज तक चली आ रही हैं। हम आक्रांताओं से जूझते जूझते आज भी, आज की व्यवस्था में भी कई ऐसी आवाज़ है, बाहरी ताकतें हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितु जी, देखिए एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा शशि जी ने भी कहा, जब जब आप, हमारी माताएं बहनें, जब जब वो कुरीतियों के बंधन को तोड़ेंगी, जब जब वो उनका एम्पावरमेंट होगा, तब तक ये समाज जो जड़ समाज है, जो स्टेटस कोइस्ट है, यानी यथास्थितवाद का पूजक बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ये डर होता है। तो ये जो कुछ आपको बार बार कई बार घटनाएं आती हैं इस तरह की, चूँकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी हो गया है, तो इसलिए छोटी से छोटी घटना भी रिपोर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसके पहले घटनाएं नहीं, लेकिन एक जो वीमेन एम्पावरमेंट अब जिस तेजी से हो रहा है, मैं आपको छोटा सा, जो मैं भी कह रहा था, गाँव का एक उदाहरण बता रहा हूँ, जहाँ पहले जिन महिलाओं के नाम संपत्ति नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, वो गरीब पिछड़ी जातियों में उनको क्या होता था कि जैसे वो हस्बैंड आया शराब पी करके, अब वो गाली दे के तुम घर से निकल जाओ, जाओ अपने मायके, वो रोती हुई चली जाती थी। आज वो कहती है घर मेरे नाम पर है, तू निकल जा। दिस इज द चेंज। अब आप सोचिए कि क्योंकि एक लीगल प्रोटेक्शन होता है, सबसे बड़ी बात होती है, प्लस साक्षरता बढ़ रही है। आप, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया था, नीतीश जी ने बिहार में जो किया, वहाँ पे जहाँ कभी किसी समय में शाम के 5 बजे घर से निकलना मुश्किल होता था, किसी का भी, पुरुष का भी और महिला का भी, वहाँ पे महिलाएं अगर 11 बजे रामकृपाल जी,